जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों के बारे में जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रहा था। पिछली वीडियो में मैंने आपको मोनोसैकेराइड तथा डाइसैकेराइड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने का कार्य कर रही थी। अब कहीं ना कहीं आज हम बात करेंगे। आपसे मैंने कल कहा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कहीं ना कहीं तीन प्रकार का होता है। पहला मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड। आज हम बात करेंगे पोलोसैकेराइड के बारे में, आखिर यह होता क्या है और इसके बारे में किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, सभी चीज़ों के बारे में वार्ता करने का कार्य करेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए यह भी है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ने का कार्य कीजिए, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। क्योंकि महत्वपूर्ण तो यही है कि यदि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया सी बात। इसके बाद एक आपको बता दें, हमारे दो बैच चल रहे हैं अभी फ़िलहाल में रनिंग में। एक चलता है अपना राम सेतु बैच और एक बाहुबली बैच। बाहुबली बैच की अगर हम बात करें तो बाहुबली बैच में आपको लगभग 60 वीडियो देखने को मिलती हैं, और उसमें मैंने आपको फाउंडेशन बैच करा रहा हूँ। उसमें यही वाला जो बैच है बाहुबली बैच, इसमें अभी लगभग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो 60 वीडियो हो चुकी हैं। इसके अलावा वही मैं बात करूं आपके राम सेतु बैच की, तो राम सेतु बैच में भी लगभग 30 वीडियो वहां पर भी आपको देखने को मिलती हैं। और 1 जनवरी से होने वाला है स्टार्ट बैच, जिसका नाम होगा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपको बता दें कि जो बाहुबली बैच की टाइमिंग है डेली का डेली दोपहर के 2 बजे देखने को मिलती है, जबकि राम सेतु बैच की जो वीडियो की टाइमिंग है कहीं ना कहीं आपको 4 बजे देखने को मिलती है। और अब जो अग्निपथ आएगा ना भैया जी, उसकी जो वीडियो का टाइम होगा वो रात में 8 बजे आपको देखने को मिलेगा। कितने बजे? 8 बजे। बहुत बेहतरीन सा समय रहेगा। आप लोग भी, क्योंकि देखो संविधान और पॉलिटी, संविधान की बात करें, पॉलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं इतना बेहतरीन सब्जेक्ट हो जाता है कि ये आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि कहीं पर आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई पुलिस वाला रोक लेता है और आपको अगर आर्टिकल पता है, आपको अनुच्छेदों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तरीके से जो इंस्पेक्टर होता है या पुलिस वाला होता है उससे आप बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं कि नहीं भैया जी, आप इस रूल के खिलाफ यह कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका अधिकार क्या है। आप भारत के नागरिक हैं, आपको भारत का संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सीधा चलेंगे, वो 1 तारीख से रहेगा। बेहतरीन सी एंट्री होगी अग्निपथ बैच की, बेहतरीन सा बैच रहेगा वो भैया जी। पहली बात है अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, नाम ही में आप समझ रहे होगे ना, नाम ही दमदार है भैया जी। नाम ही पता कुछ ऐसा लग रहा है ना नाम में भी कि जैसे कुछ पावर सी हो, है ना। चलेंगे सीधा टॉपिक पर, देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज अपन पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आखिर होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर, अगर बात करें हेडिंग की, पॉलीसैकेराइड यह पोलोसैकेराइड यह सबसे जटिल शर्करा होती है, क्योंकि इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक अधिक मोनोसैकेराइड की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था जो मोनोसैकेराइड होता है कहीं ना कहीं एक कार्बनिक अणु से मिलकर बना होता है, जबकि डाइसैकेराइड होता है वो 2 कार्बनिक अणुओं से मिलकर बना होता था, इसलिए वह मोनोसैकेराइड के मुकाबले अधिक जटिल हुआ करता था। लेकिन ये पोलोसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड जो है कहीं ना कहीं इसमें जो अणुओं के जो रूप होते हैं 2 या 2 से अधिक होने का कार्य करते हैं। कितने? कहना सर 2 या 2 से अधिक अधिक होने का कार्य करते हैं। जैसे कि अगर बात करें काइटिन, ठीक है ना, सेलुलोज, स्टार्च हो गया, स्टार्च को एक भाषा में बोलते हैं मंड। इसके बाद बात करेंगे ग्लाइकोजेन। क्या? ग्लाइकोजेन। एक बार आप देख लीजिएगा कि यह सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च या मांड हो गया। स्टार्च और मांड दोनों एक ही बात होती है, बस नाम का अंतर है। कन्फ्यूजन करने का कार्य यहीं से होता है, एग्जामिनर आपको यहीं से कन्फ्यूजन करता है भैया जी।
इसके बाद बात करेंगे ग्लाइकोजेन के बारे में। ग्लाइकोजेन जो होता है वो भी क्या होता है, एक पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधों में किसका निर्माण होता है, कहना सर जी पौधों में जो है, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है ना, पौधों में किस चीज़ का निर्माण होता है, कहना सर जी पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, किंतु वे इसे स्टार्च या मांड के रूप में संचित रखते हैं। किंतु वह क्या करते हैं, यह स्टार्च या मांड के रूप में संचित करने का कार्य करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप आगे बात करें तो अर्थ यहीं पर देखिएगा संचित रखते हैं, अर्थात स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है। स्टार्च का बहुलक क्या होता है, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक क्या होता है, कहना सर जी स्टार्च होता है। ग्लूकोज का जो बहुलक होता है वह क्या कहलाता है, कहना सर जी ग्लूकोज का जो बहुलक होता है वह स्टार्च कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोगों को जल्दी से जाइएगा कमेंट में लिख दीजिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, चिंता मत करिएगा। सिलेक्शन 2023 में आपके पास होगा, जॉब आपके पास होगी, पिता की फिक्र फक्र में यहीं से बदलेगी, मैं गारंटी देता हूँ भैया जी, क्योंकि पूरा पढ़ा रहा हूँ मैं, पूरा फाउंडेशन बैच, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल भैया, क्या कह दूँ मैं, अब हनुमान जी जैसा तो शुरू है नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दे, नहीं भाई यहीं से सिलेक्शन होगा, लेकिन बस इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि सिलेक्शन तो यहीं से होगा, क्योंकि सारी चीज़ें ना डिटेल में मिल रही हैं आपको, पूरी डिटेल में चीज़ें हैं, कहीं पे कुछ नहीं छोड़ रहा मैं, कहीं पे भी कुछ नहीं छोड़ा। अब देखो कल मैंने मोनोसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड वो डाइसैकेराइड के बारे में बताया था, आज मैंने आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बता दिया। छोड़ा तो कुछ भी नहीं है ना, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद पता होना चाहिए कि इसके बाद आगे क्या आएगा, है ना, कुछ नहीं छोड़ता मैं। अब यहाँ पर देखिए पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, कहना सर बिल्कुल होता है, पौधों में ग्लूकोज का निर्माण तो होता ही है, किंतु वे इसी स्टार्च या मांड के रूप में संचित कर लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी स्टार्च या मांड के रूप में संचित करने के एकमात्र कारण होता है कि कभी कभी क्या होता है, इन्हें पानी नहीं मिलता है पौधों को, क्योंकि देखो आपातकालीन स्थिति सभी के साथ आती है, सभी के साथ आती है, पेड़ पौधों के साथ भी आती है। तो ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च या मांड के रूप में संचित रख लेते हैं, जब आवश्यकता पड़ती है तो यह ग्लूकोज में बना लेते हैं और पुनः इसको धारण कर लेते हैं। इसके बाद बात करें स्टार्च का जो ग्लूकोज, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। स्टार्च में समझिए, स्टार्च को ये देख रहे हैं आप, ए ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च को क्या कहते हैं, कहना सर जी स्टार्च को हम ए ग्लूकोज भी कहने का कार्य करते हैं। समझ रहे हो आप, याद रखिएगा, अगर चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं, बशर्ते क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। समझिए यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, बनाना था, धोखे से हो जाती है, कोई गलती कोई दिक्कत नहीं, ये रहा अल्फ़ा ग्लूकोज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अल्फ़ा ग्लूकोज भी हम कहने का कार्य करते हैं। स्टार्च को अल्फ़ा ग्लूकोज भी कहते हैं। किसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं, कहना सर जी स्टार्च को अल्फ़ा ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर है ना। यहाँ पर देखिए स्टार्च, यहाँ पर देखिए भैया जी, स्टार्च आयोडीन का घोल को काला या नीला कर देता है। स्टार्च आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ भी है। यहाँ पर लिख सकते हैं आप एसएससी, एमटीएस, इसके बाद आरआरबी। यहाँ पर देखिए आप, स्टार्च आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है। वह कौन सा घोल है जो आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है, कहना सर जी आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है। हाँ भैया जी, क्योंकि स्टार्च के घोलने पर, स्टार्च की उपस्थिति में आयोडीन का जो घोल होता है कहीं ना कहीं काला और नीला हो जाता है। और यह बहुत जगह पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये क्वेश्चन। बशर्ते आप पढ़ते रहिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अतः आयोडीन की जांच के लिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं। जब भी आयोडीन की जहाँ पर भी हमें जांच करनी होती है तो वहाँ पर हम स्टार्च का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पता है कि स्टार्च का प्रयोग जैसे ही हम करेंगे वो घोल कैसा हो जाएगा, काला या नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भैया जी, कहना सर जी काला या नीला हो जाएगा।
आयोडीन की जांच करने के लिए हम इसीलिए स्टार्च का प्रयोग करते हैं, और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। स्टार्च किस में घुलनशील नहीं है? कि ना सर जी स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारे एग्जामों में आपको देखने को मिला 2018 में, ठीक है ना। 2018 में देखने को मिले ये वाला क्वेश्चन। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। स्टार्च किस में घुलनशील नहीं है? ऑप्शन दे देंगे आपको, जल में घुलनशील नहीं होता है स्टार्च। अच्छा एग्जाम्पल बता दें इसका एक बेहतरीन सा। देखो स्टार्च मुख्य रूप से आलू में देखा जाएगा, देख सकते हैं आप उसको, बहुत बढ़िया आपके घर में अवेलेबल रहता है ना ये चीज़। आप देखिए स्टार्च को आलू को लीजिए, आलू को उबेलिए, आलू को उबेलने के बाद या आलू को काटिए, आलू को काटिए काटिए, नीचे आप देखेंगे सब सब सा कुछ जमा हो जाता है नीचे, पानी के नीचे। जब आलू वगैरह आप धोते हैं काट के तो उसके नीचे कुछ जमा हो जाता है। अगर हम उस स्टार्च को निकाल देते हैं या जो आलू होता है उबेल ले लेते हैं, तो आपने देखा होगा जो नसें होती है ना, कभी कभी फट जाता आलू, तो भैया उसमें स्टार्च ही होता है। आलू में स्टार्च होता है मुख्य रूप से, उसको निकाल कर भी देख सकते हैं आप। तो जो नीचे रहता है ना वो स्टार्च रहता है। स्टार्च आपको पता होगा कि जल में घुल जाना चाहिए, लेकिन वो तली में जम जाता है, नीचे आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च का प्रयोग किसमें किया जाता है? आयोडीन की जांच करने के लिए, ठीक है। आयोडीन के घोल को जांच करने के लिए स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च जल में घुलनशील नहीं होता है। इसके अलावा हम बात करें आगे, बहुत बेहतरीन सा पॉइंट आ गया है। देखिए कैप्सूल स्टार्च या मांड का बना होता है। कैप्सूल क्या होता है? स्टार्च या मांड का बना होता है। कैप्सूल किसका बना होता है भैया जी? कहना सर जी कैप्सूल स्टार्च या मांड का बना होता है, ठीक है ना। कैप्सूल स्टार या मांड का बना होता है। कीटों, देखो समझो यहाँ पर कीटों की त्वचा होती है या जो बाह्य कंकाल होता है वह काइटिन की बनी होती है। देखो दोनों चीज़ें पता है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। जो विद्यार्थी रेगुलर है ना उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका मैं पूरा बेस बता चुका हूँ कि बाह्य कंकाल क्या होता है, आंतरिक कंकाल क्या होता है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। जाइए तो आप जाइए प्ले लिस्ट में जाकर देखिए भैया जी, बाहुबली बैच में जाइए, 60 वीडियो हैं। अगर पढ़ लेंगे ना कहने लगेंगे सर सच में आनंद आ गया। कहाँ थे आज हम? अंधेरे में आज तक हम सफ़र कर रहे थे। आज सच में उजाले की एक किरण दिखी है जो कहीं ना कहीं मुझे जॉब तक ले जाने का कार्य करेगी। देखिए कैप्सूल किसका बना होता है? कि ना सर जी कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन करता है कैप्सूल किसका बना होता है? कि ना सर जी स्टार्च का बना होता है। कीटों की जो त्वचा होती है वह बाह्य कंकाल की होती है। कीटों की जो त्वचा होती है कैसी होती है? कि ना सर जी कीटों की जो त्वचा होती है बाह्य कंकाल यानी काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की बनी होती है। इसके अलावा आपके जो नाखून दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना नाखून, तो ये भी काइटिन के बने होते हैं। आपके बाल होते हैं वो भी काइटिन के बने होते हैं। जिनको काटने पर, जिनको तोड़ने पर आपको आपको कोई दर्द का एहसास नहीं होता है, वह सारी चीज़ें आपके किसकी बनी है? कहना सर जी काइटिन की। जबकि भाग कंकाल वह कीट, जैसे कि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं उसको, अरे जो पानी में तैरता है जिसकी पीठ मजबूत होती है, कछुआ। हाँ, तो कछुआ जो होता है ना उसकी जो बाहरी परत होती है उसको आप ठोकेंगे तो क्या उसको दर्द होगा? कहना सर जी नहीं होगा। उस पर तो हम ट्रैक्टर भी चढ़ा देंगे तो ही दर्द ना होएगा। किस लिए नहीं होगा? क्योंकि जो बाहरी परत होती है बहुत मजबूत होती है जो कि काइटिन की बनी होती है, और अगर हम उसकी परत को ऊपर वाली परत को थोड़ा थोड़ा काट भी देंगे, जैसे नाखून काट लेते हैं ऐसे काट भी देंगे तो उसको दर्द नहीं होगा। आगे बात करें, पेड़ पौधों की छाल से हमें सेलुलोज प्राप्त होती है। क्या पेड़ पौधों की छाल से हमें क्या प्राप्त होती है? कि ना सर जी इस पेड़ पौधों की छाल से हमें सेलुलोज पेड़ पौधों की जो छाल होती है किसकी बनी होती है? कि ना सर जी सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधों की भैया जी जो छाल होती है कहीं ना कहीं सेलुलोज की बनने का कार्य होता है। इसके बाद बात करेंगे, कागज हो गया, कपास हो गया। कागज, कपास तथा गोंद नोट है सॉरी। कागज हो गया, कपास हो गया तथा नोट, मुंदा, ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। इसके अलावा आप यहाँ पर दो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपको चीज़ें आसान लगेंगी। नहीं तो पता क्या है, इस चक्कर में इसको याद कराएंगे ये और भूल जाएंगे आप। लो ये हटाओ, ठीक है, सीधा देखो यहीं से, यहाँ पर देखो जो कागज होता है, कागज हो गया, कपास हो गया, किसका बना होता है? कहना सर जी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज हमें कहाँ से प्राप्त होता है? कहना सर जी पेड़ों की छाल से। आपने सुना होगा कि जो पेज बनते हैं वो है कहीं ना कहीं पेड़ों से बनते हैं। पेड़ों से नहीं, पेड़ों की छाल से बनते हैं भैया जी।
और पेड़ों की छाल के लिए पेड़ों को काटना होता है, और पेड़ों को जब काटना होता है उसी से कागज़ बनेंगे, और जब उसी से कागज़ बनेंगे तो वो भी तो भैया ये सेलुलोज है। चीज़ें समझ में आ रही हैं ना? तो जो कागज़ हो गया, कपास हो गया, वह किसका बना होता है? कहना सर जी सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर देखिए सेलुलोज एक तंतु आहार, सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक तंतु आहार रेशेदार जैसा होता है। कैसा होता है? रेशेदार जैसा होता है, जैसे जानवर पचा लेते हैं। क्या लेते हैं? जानवर पचा लेते हैं, परंतु मानव तथा सुअर इसको नहीं पचा पाते हैं। क्या? मानव तथा जो सुअर होते हैं इसको नहीं पचा पाते हैं। किसको? कहना सर जी सेलुलोज को। सेलुलोज एक तंतु आहार रेशेदार जैसा होता है, और यह जानवर तो पचा लेते हैं, परंतु अगर हम बात करें मानव नहीं पचा पाते। अपवाद के तौर पर कहें तो एक सुअर है जो ये सेलुलोज नहीं पचा पाता है, बाकी बाकी सारे जानवर पचा लेते हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर सुअर है जो नहीं पचा पाता, और मानव तो पचा ही नहीं पाते, है ना। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहते हैं। सेलुलोज को क्या बोलते हैं भैया जी? सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। ये बीटा बना भैया जी। सेलुलोज को हम बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर जी सेलुलोज को हम बीटा ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है ना। सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज कहते हैं, और स्टार्च को हम क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज। ठीक है। इसका नोट में अगर हम बात करें तो अनाज के बाहरी परत स्टार्च यानी मांड रहता है। स्टार्च यानी मांड रहता है। आपने देखा होगा अनाज को, अनाज यानी गेहूं को पिसाया बना आटा। आटे को पता आपने देखा होगा लेई बनती है, इसकी गोंद बनती है, बनाते हैं ना घर में, अखबार वगैरह जो बनाते होंगे, पेपर वगैरह से जो है ना, लिफाफे वगैरह बनाते हैं, वो बनाते हैं अपने घर में, तो वो स्टार्च ही रहता है भैया जी, वो चिपकाने का कार्य करता है। तो भैया जी अनाज की जो बाहरी परत होती है उस पर भी स्टार्च या मांड रहता है, जबकि अनाज की जो आंतरिक परत रहती है यानी जो आंतरिक भाग रहता है, आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। आंतरिक भाग में क्या रहता है कि न सर जी? आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अर्थात स्टार्च, जबकि आटा कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो ऊपरी जो भाग है में क्या रहता है? कहना सर जी स्टार्च रहता है, जबकि जो आटा वाला भाग होता है उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? चीज़ें क्लियर है? एक बार रिवीजन और कर लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, बात करते हैं सीधा आगे। देखिए देखो पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो ये सबसे जटिल शर्करा होती है। कहना सर ठीक है। इसका जो निर्माण होता है दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है, वो जो कहीं ना कहीं बहुत अधिक जटिल होने का कार्य करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो काइटिन हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया और ग्लाइकोजेन हो गया। ठीक है ना। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, पौधों में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। पौधों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन आपातकालीन स्थिति के लिए क्या करते हैं? ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में संग्रहित करने का कार्य करते हैं। आपने देखा नहीं होगा, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके माँ बाप पहले से स्टॉक में गेहूं को रखते हैं। किसान वगैरह तो रखते ही हैं, अपने घर के लिए स्टॉक में रखते पहले ही से। आपातकालीन स्थिति के लिए क्या करते हैं? स्टॉक में गेहूं को रख लेते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं तो कम से कम रोटी और अचार तो खा ही लेंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें भी ग्लूकोज बनता है, लेकिन परंतु क्या होता है? ये आपातकालीन स्थिति के लिए क्या करते हैं? स्टार्च के रूप में अपने अंदर संग्रहित करने का कार्य करते हैं। स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर। स्टार्च को हम अल्फा ग्लूकोज भी कहते हैं। स्टार्च को क्या बोलते हैं? अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। स्टार्च आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है। स्टार्च क्या करता है? आयोडीन के घोल को काला या नीला कर देता है। और स्टार्च की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कहना सर जी आयोडीन की जांच करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कहना सर जी स्टार्च का प्रयोग करते हैं। स्टार्च क्या होता है? जल में घुलनशील नहीं होता है। भैया जी जल में घुलनशील नहीं होता है, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता चुका हूँ किस प्रकार आप अपने घर में देख सकते हैं। इसके बाद करेंगे कैप्सूल होता है। कैप्सूल स्टार्च का बना होता है, जबकि कीटों की जो बाहरी परत होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें पेड़ पौधों की छाल से सेलुलोज पेड़ पौधों की जो छाल होती है उससे हमें सेलुलोज प्राप्त होता है, या सेलुलोज की बनी होती है उनकी छाल। कागज हो गया, कपास हो गया, ये सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, किसका? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक तंतु आहार रेशेदार होता है जिसे जानवर तो पचा लेते हैं परंतु मानव नहीं पचा पाते। अपवाद के तौर पर जानवरों में सुअर का नाम बेहतरीन तरीके से
सुनहरित किया गया है। इसके बाद बात करेंगे सेलुलोज को बीटा ग्लूकोज भी बोलते हैं, जबकि स्टार्च को हम अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। अनाज के बाहरी पदार्थ पे स्टार्च होता है, जबकि अनाज के आंतरिक भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है। कहीं ना कहीं आज की क्लास बहुत दमदार होने का कार्य कर रही, और कल मैं आपको बसा या चर्बी या फैट के बारे में जानकारी दूंगा। कल पढ़ाएंगे हम आपको बसा या फैट, ठीक है ना, किस प्रकार फैट बढ़ जाता है। कल सभी चीज़ों के बारे में वार्ता करेंगे। गारंटी देता हूँ भैया जी इस बात की, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा यहाँ से, बशर्ते पढ़िएगा आप, आनंदित रहिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं तो उनको बता दें कि आपको बता दें एक बात महत्वपूर्ण, कि अगर आप टेलीग्राम पे भी जाएंगे फ्यूचर एकेडमी XYZ डालेंगे वहाँ पर, तो टेलीग्राम से भी आप ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब भी अपना youtube.com/future academy XYZ, स्पेस नहीं है, youtube.com/future academy XYZ जाकर आप यूट्यूब पर भी अपनी क्लास ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज को भी उनका फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पर भी जाएंगे फ्यूचर एकेडमी XYZ से, या फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। इंस्टा पे जाएंगे अगर आप जाएंगे तो अजय 509 जैसे ही आप डालते हैं हमारी प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी फ्यूचर एकेडमी की, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वगैरह भेज सकते हैं, आपके सारे डाउटों को क्लियर वहाँ पर भी किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऑनलाइन क्लास लीजिएगा, डेली पढ़िएगा, नोट्स बनाइए, वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर फोकस करिएगा। 2023 में जॉब आपके हाथों में मैं दिलाऊंगा, इस बात की गारंटी देता हूं मैं इस बात की। ठीक है ना, ठीक है ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करने का कार्य करूंगा। जो विद्यार्थी नए हैं तो क्या करेंगे, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना।